Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The number to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक पहुंचाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हरवीर सिंह, जो कि हिंद किसान चैनल में एडिटर इन चीफ हैं। हरवीर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। नमस्कार, थैंक यू। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Rajya Sabha passes the Insolvency and Bankruptcy Code Second Amendment Bill 2020 to provide a time-bound process. And domestic equity benchmarks remain almost unchanged in the week ended yesterday. राज्यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। इसमें समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान है। कल समाप्त हुए सप्ताह में घरेलू शेयर बाजारों के सूचकांक लगभग स्थिर रहे। और आज की पहली खबर, राज्यसभा में आज दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। इसमें व्यक्तियों और कंपनियों की दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता की स्थिति से निपटने के लिए 2016 की संहिता में संशोधन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया। ऋण शोधन अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया कर्ज की राशि नहीं चुकाने में असमर्थ हो जाता है। विधेयक में संहिता के तहत कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी व्यवस्था है। यह संशोधन इस साल जून में लागू किए गए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। We have our first caller on line with us from Mumbai, Muzahir Khan Saab. Welcome, Muzahir Saab. Hello. मुजाहिद साहब, आपका स्वागत है। लगता है कुछ। हेलो। हाँ जी, मैं जी सतीश कुमार जी रोहिणी से। ओके, सॉरी, क्रॉस कनेक्शन हो गया। सतीश जी, आपका स्वागत है। सवाल पूछे। हाँ जी, मेरा सवाल ये है सर से मैं पूछना चाहता हूँ सर, ये जैसे भारत सरकार ने 1 रुपए का नोट करीबन 20 साल पहले से छापना बंद कर रखा है सर, इसका क्या कारण है? क्या ये 1 रुपए का नोट जो 1 रुपए की वैल्यू से छापने में बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, या जैसे जैसे करेंसी की नीचे वैल्यू कम होती जाती है वैसे वैसे छोटे नोट छपने बंद हो जाते हैं? सर ये बताइएगा। धन्यवाद। हरवीर जी, हेलो।
हमें लगता है कि Harvi, can you hear us? I'm afraid we are unable to hear Harvi. So let's go ahead with the second headline story. Domestic equity benchmarks, Nifty and Sensex, remained almost unchanged in the week ended yesterday. On the other hand, during the week, broader indices at BSE logged big jump. Global cues were mostly mixed during the week after US Fed Reserve failed to come out with an immediate stimulus measure and also due to resurgence in virus infections in some countries. During the week, the Sensex dropped 9 points or 0.02% to close at 38,846, while the Nifty advanced 41 points or 0.35% to settle at 11,505. At the broader market, at BSE, the BSE Mid-Cap Index surged 2.65% and the Small Cap Index zoomed 5.09%. Harveer, can you hear me? Yes, Rajesh. Okay, Harveer, our caller was asking us about the 1 rupee coin. No, not exactly the coin. He was asking कि जो 1 रुपए का नोट है वो सरकार ने काफी समय पहले छापना बंद कर दिया है, तो क्या इसका कारण ये है कि चूंकि रुपए की वैल्यू कम हो गई है तो ऐसे में क्या सरकार छापना बंद कर देती, क्या रीजन है इसका? नहीं, देखिए, इसका वैल्यू कम होने से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज कॉइन तो अवेलेबल है, उस डिनोमिनेशन में आपके पास करेंसी अवेलेबल है। तो जब करेंसी अवेलेबल है वो बिकॉज कन्वीनियंस देखी जाती है, और अगर कागज का जो होगा नोट उसको लेकर के बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन और उसका होता है यूज, तो उसमें उसकी ड्यूरेबिलिटी और इन सब कन्वीनियंस को लेकर के इशू रहता है। तो 1 रुपी कॉइन इज स्टिल अवेलेबल एंड इसलिए इसका कोई ऐसा इशू नहीं है कि उससे कोई ताल्लुक नहीं है उस तरीके का। तो वैल्यूएशन से कोई इसका संबंध नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। और बढ़ते हैं हम अपने दूसरे कॉलर की ओर। कोलकाता से हमारे श्रोता अनवर सलीम लाइन पे हैं। सलीम जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर जी, मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरी ट्रेडिंग होती थी BMA से, जो 2020 फरवरी में सेबी ने उसे बैन कर दिया कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो हमारी वहाँ पे कुछ शेयर थे हमारे, तो अभी वो चूंकि मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि टोटली बंद है। तो वो किस तरह मैं सर जी निकाल पाऊंगा वो, या ये करा पाऊंगा, फंड मुझे मिल पाएगी? देखिए, सेबी ने जो आपका इंस्ट्रूमेंट को बैन किया है उसके लिए जो सेबी के रूल्स हैं उसको आपको उसी के प्रोसीजर में जाना पड़ेगा, प्लस उसके रीजन जो थे उसके पीछे वो दोनों चीजें मिलकर के तय करेंगी कि कैसे आपका ये आप इसको ले सकते हैं। Kashinath from Chennai joins us. Kashinath, we welcome you. Hello, Kashinath, can you hear me? यस सर, मैं काशीनाथ चेन्नई से बोल रहा था। पूछे सवाल अपना प्लीज। सर, मेरा सवाल ये है कि जो कल पीयूष गोयल हमारा रेलवे मिनिस्टर ने बोला है कि रेलवे का निजीकरण करना आवश्यक नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या निजीकरण करने से अच्छा होगा या सरकारीकरण जैसे चल रहा है इसमें अच्छा होगा? जैसे कि पहले हमारा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पहले प्राइवेट सेक्टर सरकारी था, फिर बाद में प्राइवेट हो गया। इसके बारे में थोड़ा जानकारी देगा तो अच्छा होगा, धन्यवाद। देखिए, रेलवे का उसमें सरकार ने कुछ सर्विसेज जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन की है। ये प्रपोजल है कि प्राइवेट सेक्टर ट्रेन चला सकता है, पैसेंजर ट्रेन। इसके पहले भी गुड्स ट्रेन को भी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया था। तो ये सरकार का एक उस तरीके का प्रपोजल है कि जहां कुछ एफिशिएंसी लेकर के अगर प्राइवेट सेक्टर आता है तो उसको पार्शियली वो सर्विसेज रन करने का परमिशन दिया जा सकता है, लेकिन इसका ओवरऑल उस पर कोई असेसमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज रेलवे का ऑपरेशन बहुत ही मैसिव है और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और लाइफलाइन है एक तरह से हमारे देश की। तो निजीकरण के बारे में इसीलिए मना किया गया क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी जो है, जो सरकार का डिपार्टमेंट है, वो सब उसको लगातार उस पर काम कर ही रहा है। तो ये कुछ सेक्टर्स में कुछ सर्विसेज के लिए इस तरह का प्रोविजन किया गया है।
और थाने से हमारे श्रोता आदित्य लाइन पे हैं। आदित्य नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। पहला सवाल तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं आकाशवाणी वालों से कि आप लोग जो मैच का आंखों देखा प्रसारित करते हैं, अगर उसकी एक सूची बना करके अगर आप लोग बता दें कि क्या। आदित्य जी, ये हमारे उसमें नहीं है, आप कार्यक्रम से हमारे आर्थिक सवाल है मेरे पास। सवाल है मेरे पास, बस वही पूछिए। हाँ, तो मेरा आर्थिक सवाल ये है कि खेती की जो है इसमें कमी क्यों हो रही है। पहले जब इनिशियल डेटा आया तब 10% वृद्धि दिखाई गई, फिर 8% पे आ गई वो, और अब 5.7 हो गई। तो इस कमी का रीजन क्या है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो लोग बोलते हैं कि अभी हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, क्या उसकी वजह लॉकडाउन है कि हमारे यहाँ सप्लाई चेन डेवलप हुई है। देखिए, एक सेकंड, इनका पहला सवाल रिपीट करेंगे एक बार अमरीश। इनका कहना ये था कि नहीं, दूसरा तो उन्होंने चाइना के ट्रेड के बारे में कहा। जी, पहले उसका जवाब दें। जी हाँ, देखिए, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट तो है, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते तमाम सारी जो आर्थिक गतिविधि है उनके ऊपर इम्पैक्ट आया है, और उसी प्रोपोर्शन में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन उसमें यह है कि हमारे इंपोर्ट्स काफी घटे हैं, इसलिए हम लोग ट्रेड का हमारा जो सरप्लस आया है पिछले दिनों, हालांकि अभी वो फिर से चेंज हो गया है। तो ये तो एक नॉर्मल इन परिस्थितियों में एक प्रक्रिया है, और उसी के चलते ये नंबर्स में चेंजेस। और हरवीर जी ये जानना चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है, इनका कहना है कि वो डेटा अलग अलग समय पे अलग अलग आया है, पहले ग्रोथ ज्यादा दिखाई थी, अब वो थोड़ी कम हो गई है, इसका क्या रीजन है। नहीं, देखिए, एग्रीकल्चर का जो पहली तिमाही के जो हमारे जो आंकड़े आए हैं जीडीपी के, उसके साथ ही एग्रीकल्चर भी उसका पार्ट है, तो उसमें 3.4% का ग्रोथ का आंकड़ा साफ है। पहले भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रहेगी, और वही आंकड़ा आया है। उसमें कोई ऐसा अलग से कोई नहीं है। हो सकता है इनको किसी इंडिविजुअल क्रॉप को लेकर के कोई इनका ये पहले का इनको ध्यान में हो, बट उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। और मुंबई से हमारे चिरपरिचित श्रोता मुजाहिर खान जी लाइन पे हैं। मुजाहिर साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। परेशानी हो रही है, मगर मैं आए बगैर रह नहीं सकता। आप लोग इतने अच्छे लोग हैं। नहीं, हम तो आपका इंतजार ही करते हैं हर वक्त। हाँ, मेरा सवाल ये है हरिवीर जी आपसे कि जिस तरह की मनोज बीमारी आई है कोरोना की, तो हमारे हिंदुस्तान को कुछ WHO की तरफ से कुछ हेल्प वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है। और दूसरे मैं ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में कुछ हमारी गवर्नमेंट कुछ सोच रही है कि नहीं सोच रही। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन का अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, और जहां तक WHO का है, WHO के जो कार्यक्रम चलते हैं और पैंडेमिक में भी उसको लेकर के उनका जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का या दूसरे जो प्रोविजन है, उन्होंने बाकी देशों की तरह हमारे लिए भी किए हैं। Ratnakar from Delhi joins us. Ratnakar, welcome. Hello. Welcome Ratnakar. Ask your question. Hello. Good evening, sir. Good evening. मेरा सवाल है कि ये अभी आने वाले जो 2-3 IPO है, उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं क्या? तो उसके बारे में थोड़ा टिप्पणी कीजिए। और दूसरा है कि FPI का कुछ टैक्सेशन कम करने का कुछ न्यूज सुना था। क्या चीज? FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के जो टैक्सेस है उसका कम करने का कुछ न्यूज सुना था, तो उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पर क्या कुछ? देखिए, एक तो जो जहां तक आपने IPO की बात की है कि उसको लेकर के हम लोग इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में तो कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन पिछले दिनों जो IPOs आए हैं उनको अच्छा रेस्पॉन्स मार्केट से मिला है। लिक्विडिटी का काफी अच्छा स्थिति है, और IPO अगर अच्छी कंपनी का है तो इन्वेस्टर्स के लिए ये इन्वेस्ट करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, उनका वैल्यू बनता है उसमें। जहां तक अपने FPI का है तो टैक्सेशन को लेकर के अभी कोई चेंजेस वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि फाइनेंस बिल पास हो गया है, और इस तरीके का कोई टैक्स में कोई प्रोविजन बीच में कोई चेंज होने का कोई चांस नहीं है, उस तरह से नहीं होता। और FPI को लेकर के भी स्थिति अभी तक कोई ऐसा कुछ प्रक्रिया अभी तो नहीं है सामने में। और गुरुग्राम से हमारे श्रोता नवनीत लाइन पे हैं। नवनीत नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ नमस्कार, जो मेरा प्रश्न है वो
अभी मोरेटोरियम अवधि में ब्याज के ऊपर ब्याज लेने के मसले को लेकर है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जिसकी अगली सुनवाई 28 सितंबर को निश्चित की गई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कुल राशि कितनी है जिसके ऊपर ब्याज का जो अनुमान लगाया गया है। और दूसरा ये कि क्योंकि बैंक अपने जमाकर्ताओं को ब्याज के ऊपर ब्याज जब देते हैं तो क्या वो राशि अपने उधारकर्ताओं से नहीं वसूल सकते? और अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि ये राशि नहीं वसूल की जानी है तो फिर इस राशि की भरपाई कौन करेगा, केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक? धन्यवाद। देखिए, मॉरेटोरियम पीरियड में कितना इंटरेस्ट है, कितना ये बोझ है, ये तो उस तरीके से कैलकुलेशन इमीडिएटली तो हम लोग आपको नहीं बता सकते, क्योंकि तमाम सारे बैंक्स हैं, उन्होंने किसको दिया है, कौन सा लोन किस शर्तों पे है, कितना उसके ऊपर बैठता है, ब्याज के ऊपर ब्याज का ये आंकड़ा निकालना बड़ा इतना आसान नहीं है। और ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार ने जवाब देने के लिए वक्त लिया है, तो जब वहां पर कुछ स्पष्ट स्थिति होगी तो उसमें कोई ये एक नीतिगत फैसला है। और बैंक्स का भी ये मानना है कि बैंक्स की तरफ से भी है कि उनका कहना है डिपॉजिटर्स का ये पैसा होता है। देखिए, बैंक्स जो है, जो उसकी टोटल अर्निंग है वो उसी के आधार पे अपना जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह के जो रेट्स हैं उसके हिसाब से तय होते हैं। हालांकि जो पॉलिसी रेट्स हैं आरबीआई के, वो काफी हद तक गाइड करते हैं और लिक्विडिटी की स्थिति गाइड करती है। तो इस तरीके का इसमें मसला है। ये जहां तक डिपॉजिटर्स का है, तो डिपॉजिटर्स के लिए जो बैंक्स रेट तय करते हैं उसमें उसी हिसाब से वो इंटरेस्ट उसमें पे करते हैं। और कुछ स्कीम्स में है जो कि ब्याज आपका जब एक्यूमुलेट हो जाता है उसके ऊपर फिर से आपको उसको प्रिंसिपल अमाउंट मान करके फिर बैंक्स उसके ऊपर ब्याज आपको देते हैं। दिल्ली से हमारे श्रोता आरपी उपाध्याय जी लाइन पे हैं। उपाध्याय जी नमस्कार। बताइए। नमस्कार सर, सभी को बहुत बहुत। सर, मेरा ये पेंशनर से संबंधित एक सवाल है, पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। ऐसा है, एमटीएनएल और बीएसएनएल के जो पेंशनर्स हैं वो जो 2007 से लेके और 18 तक रिटायर हुए हैं, उनके साथ एक समस्या आ गई है कि जो 18 के बाद रिटायर हुए हैं उनको तो वो पेंशन में बढ़ा हुआ मिल रहा है, जो सरकार ने फैसला किया है, कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया है। और हमारे जो 2007 से लेके और 18 तक वालों को वो पैसा बढ़ा हुआ नहीं दिया जा रहा, कोर्ट के बावजूद भी। वो कहावत हो रही है कि पंचों की बात शर्माते लेकिन पतराला वहीं गिरेगा। तो अब इसके ऊपर हम आपकी कोई संतोषजनक टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, पेंशन जो भी प्रोविजन आपके एमटीएनएल के साथ में और जो बीएसएनएल जो गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं उनके जो नियम हैं उसी के हिसाब से पेंशन मिल रही है। और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, आप खुद कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, तो हम लोग कोर्ट में कितना क्लोजली तो फॉलो नहीं कर सकते उसको, बट वट एवर इज कमिंग तो कोर्ट के हिसाब से आपको उसमें क्लैरिटी मिल पाएगी। From Telangana, we are joined by Khadir. Khadir, we welcome you. हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछे। सर, अभी लॉकडाउन पीरियड में शेयर मार्केट कंटिन्यू गिरा और उसके बाद में ऊपर के स्तर जा रहा है। आईटी और फार्मा सेक्टर्स ये पूरे के पूरे डबल हो गए, मगर बैंकिंग सेक्टर ये नहीं हुआ। क्या वजह से नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी चाहिए सर। और प्राइवेट बैंक्स और गवर्नमेंट बैंक्स कब ये 52 वीक हाई लगाते हैं और कितना वेट करना पड़ेगा। और मॉरिटोरियम का फिर इसके बारे में भी चल रहा है, इंटरेस्ट रेट ये देना नहीं देना, ये केस क्या से, इसलिए तो ये स्थगित है क्या ये बैंकिंग सेक्टर सर पूरा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, दो चीजें आपने कही है, बिल्कुल ठीक कहा है कि फार्मा और आईटी के स्टॉक्स में बहुत ही प्राइस उनकी बढ़ी है। उसके रीजन भी है कि फार्मा इस पेंडेमिक में जो है वो तो सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहा और आईटी का भी काफी सारा कामकाज था जो कि अफेक्ट ना होने के बजाय नए काम उसमें आए हैं आईटी सेक्टर के लिए। दूसरे ये है कि बाकी जो आपका बैंकिंग सेक्टर की आपने बात की है, बिकॉज
लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमी के ऊपर जो स्ट्रेस आया है उसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे आया है, क्योंकि लोन रिपेमेंट हो या मॉरेटोरियम किया गया हो और फ्रेश क्रेडिट ऑफटेक की बात हो, इन सब जगहों पर बैंक्स के लिए काफी स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट है इसको लेकर के। तो इसलिए बैंकिंग में लेकिन माना जा रहा है कि जो अच्छे बैंक्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बेहतर है वहां पर स्थितियां उनके स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव बन रही है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का थोड़ा कम है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीएस का लेवल ज्यादातर बैंकों का काफी ज्यादा है। तो उसमें ये अब उसके बाद ही देखने को पता लगेगा कि भाई गवर्नमेंट का ये जो रिकैपिटलाइजेशन का प्लान है उसको जब एग्जीक्यूट होगा उसके बाद कुछ उनके लिए संकेत बेहतर हो सकते हैं। और मोदी नगर से हमारे श्रोता अशोक कुमार लाइन पे हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी अशोक जी। जी जी हेलो जी बोलिए। हाँ बताइए। हाँ आवाज आ रही है? जी आ रही। अच्छा ठीक। हरवीर जी नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक में दोनों में से बेटर कौन सा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए ये तो आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस शीट है वो आपको बता देती है कि कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो एनपीए का लेवल है बैंकों का वो आपको दिखता है और उसमें जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो साफ नजर आ जाती है। कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कुछ एक को छोड़ के ज्यादातर फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनकी बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए जो है ये अभी तो यही इस तरीके का दिख रहा है। आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है, लेकिन जरूरी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी कई ने काफी सारा दिक्कतें दी हैं इन्वेस्टर्स को, तो इसलिए किसी एक सेक्टर को बिल्कुल आप एक तरह से नहीं देख सकते। दोनों जगह पॉजिटिव नेगेटिव है। और आगे बढ़ने से पहले लेते हैं आज की एक और स्टोरी। कल समाप्त हुए सप्ताह में रुपया 8 पैसे मजबूत हुआ। एक अमरीकी डॉलर की कीमत 73 रुपए 45 पैसे रही। इस सप्ताह अमरीकी मुद्रा की कमजोरी और घरेलू शेयरों के सामान्य प्रदर्शन के चलते रुपए के मूल्य में बढ़ोतरी हुई। दुनिया की 6 मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स शुक्रवार को 0.12% की गिरावट के साथ 92.85 पर दर्ज किया गया। और इस बीच मुंबई से हमारे श्रोता मनोज हमसे जुड़ चुके हैं। मनोज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आईपीओ में जो शेयर अलॉटमेंट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है क्या? ट्रांसपेरेंट मीन्स वो मतलब लीगली प्रॉपर तरीके से किया जाता है? क्योंकि मैंने अभी लास्ट कई सालों से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छे शेयर्स होते हैं वो मुझे कभी नहीं लगे। जो गए गुजरे शेयर्स है वो जरूर लग जाते हैं। तो ये जानना चाहता था कि ये सेबी के थ्रू या किसी अथॉरिटी के अंडर जो लॉटरी सिस्टम होता है वो प्रॉपरली रेगुलेट होता है क्या? देखिए ये तो है कि ट्रांसपेरेंट ही माना जाता है, क्योंकि इसको लेकर के बीच जो सेबी के नियम है वो बड़ा क्लियर है। तो कई बार होता है कि इत्तेफाक से कुछ लोगों को जब ये ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो उसके अनुपात में देखा जाता है कि कितना एप्लीकेशन आई है और क्या लोगों का उसमें जो है रिक्वायरमेंट है, किसने कितने स्टॉक्स के लिए लगा। कई बार प्रोरेटा के लिए भी कोशिश की जाती है, तो इसलिए इसको इनट्रांसपेरेंट तो नहीं कहा जा सकता सिस्टम को। वेंकट फ्रॉम पुणे नाउ जॉइन्स अस। वेंकट, वी वेलकम यू। हाँ सर, मुझे एक पूछना था। जो अभी हाल ही में पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए, तो उसके सिलसिले में कुछ मुझे टिप्पणी चाहिए थी। और अभी जो फार्मर्स उसके अगेंस्ट में काफी लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी क्या आंदोलन है? मतलब उनके जो क्या है कामेंट क्या है, और अगर उनके कामेंट सारा सही है तो जो वो लोग बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर एपीसी जो एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो बंद करके बाद में कारपोरेट होल्डर्स जो कारपोरेट सेक्टर जो है वो अगर उनके पास आ जाता है तो मोनोपोलिस्टिक हो जाएगी, जैसे टेलीकॉम में मोनोपोली शुरू हो गया है अभी। बहुत बड़े कंज्यूमर सब्सक्राइबर्स थे वोडाफोन आइडिया, जैसे अभी बंद होने वाला है, वो कैसे भी लाइफलाइन मिल गया कैसे भी उसको, लेकिन ऐसा बाद में ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्यों ना हो सकता है ये, तो उसके बारे में जरा टिप्पणी चाहिए मुझे।
देखिए, एग्रीकल्चर को इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। 3 कानून आए हैं, अध्यादेश जो है, जिसमें से लोकसभा ने इनको पास भी कर दिया है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो, उसमें से बहुत सारे एग्री कमोडिटीज को बाहर किया गया है। फिर एक फार्मर प्रोड्यूस के जो मार्केटिंग को लेकर के एक अध्यादेश है, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के है। तो इसमें एक नया विकल्प देने की कोशिश की गई है फार्मर्स को कि एपीएमसी के साथ में उनको दूसरा एक विकल्प रहेगा कि वो अपने जो प्रोड्यूस हैं उनकी बिक्री कर सकें। उसके लिए नियम कायदे बनाए गए हैं और एपीएमसी एग्जिस्ट करेगा। तो सरकार का मानना है कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा। जहां तक फार्मर्स हैं, उनको अभी बहुत सारी चीजों पर उनके अपने विचार हैं, जो कि उनका मानना है कि उसमें क्लैरिटी नहीं है कानूनों में। तो उसमें सरकार उनको समझाने की कोशिश कर रही है और स्पष्टता लेकर के आ रही है। जहां तक मोनोपोली का है, वो टेलीकॉम की तरह संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर में हमारा करीब 12 करोड़ से ज्यादा लैंड होल्डिंग्स हैं, और उसपे इतना मैसिव ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, और मार्केट्स हैं, डाइवर्सिटी है, प्रोड्यूस है। तो उसमें इस तरीके का टेलीकॉम की तरह का मोनोपोलाइजेशन संभव नहीं है। Moving on, the US stocks fell yesterday as technology shares sold off for a third day in a row, while all 3 major US indices posted a third straight week of declines. The Dow Jones Industrial Average closed 0.9% down, while the S&P 500 and the Nasdaq Composite Index both declined 1.1%. और मुंबई से हमारे श्रोता कुमार लाइन पे हैं। कुमार नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार सर जी। डेट फंड बोले तो क्या है? क्या डेट फंड? व्हाट इज डेट फंड? क्या होता है? डेट फंड? हाँ जी, समझ गए। डेट फंड ये है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं और उनमें जो फंड्स डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके लिए आपका जो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे को वहां डिप्लॉय करते हैं, तो वो डेट फंड होता है। Okay, Harveer, what do you have to say about the MSP row that's happening? Prime Minister has assured the farmers, in fact, that the mechanism of MSP won't be altered. Would you like to throw some light on that? Yes, it's very clear that Prime Minister and Agriculture Minister, Secretary of Ministry of Agriculture, everybody is clarifying on this issue that farmers have some concern about MSP, whether after when these new acts will come into being, and although already through ordinances these new acts are already implemented and new rules are also notified, farmers have some concern whether the MSP system will remain or not. But government is clearly saying that MSP and the changes are completely different. MSP system is there, it will remain there, and this procurement system will also remain in future also. So the farmers should not worry about MSP. But जो डर फार्मर्स को लगा है कि हमारी इनकम कम हो जाएगी, क्या वो डर वाजिब है? मेरा मानना है कि ये जो फैसले हुए हैं वो थोड़ा, जब पेंडेमिक था, लॉकडाउन था, उस वक्त, पेंडेमिक तो अभी भी है, उस वक्त अनाउंस किए गए हैं। इसमें अगर ज्यादा थोड़ा स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया जाता तो उसमें उस हिसाब से थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा रहती, और उनको थोड़ा जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात है वो कम हो जाता, और क्योंकि जब वो साथ में बैठ के उन मसलों जी हरवीर जी होती तो वो शायद और थोड़ा बेहतर रहता। तो हरवीर जी, चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Harveer. And before we close the headlines once again, Rajya Sabha passes the Insolvency and Bankruptcy Code Second Amendment Bill 2020 to provide a time-bound process. And domestic equity benchmarks remain almost unchanged in the week ended yesterday. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.